गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। आज ब्रूटली ऑनेस्ट के इस पॉडकास्ट में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने न केवल बंगाल रेनेसांस बल्कि भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति, संगीत और शिक्षा की दिशा को एक नई राह दिखाई। हम बात कर रहे हैं बांग्ला साहित्य के महान कवि, लेखक, संगीतकार, दार्शनिक और भारतवर्ष की आत्मा को शब्दों में बयान करने वाले द वन एंड ओनली गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की। दोस्तों, ये एक ऐसा नाम है जो केवल बंगाल का नहीं, भारत का नहीं, बल्कि समस्त मानवता का है। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर का साहित्यिक जीवन उनकी पोएटिक कॉम्पोजिशंस के माध्यम से विश्व में प्रसिद्ध हुआ। उनकी कविता का संग्रह गीतांजलि, जो जीवन के प्रति प्रेम और समर्पण की गहराई को दर्शाती थी, जिसमें परमात्मा के साथ आत्मिक संबंध की अनुभूति झलकती थी और साथ ही यह व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं के समाधान की दिशा में एक बहुत ही गंभीर विचार प्रस्तुत करती थी, जिसे विश्व भर में इतना सराहा गया, इतना अप्रिशिएट किया गया, इतनी उसको रिस्पेक्ट मिली कि जिसके कारण उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर का पुरस्कार मिला और वे ये सम्मान पाने वाले पहले नॉन यूरोपियन व्यक्ति बने। दोस्तों, टैगोर को प्यार से द बार्ड ऑफ बंगाल के रूप में जाना जाता था और उन्हें गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के फेलो रह चुके गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर न सिर्फ भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता थे, बल्कि अमार शोनार बांग्ला की रचना भी उन्हीं की कलम से हुई थी, जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। गुरुदेव एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी दो राष्ट्रगान ख्याति में आते हैं। दोस्तों, सत्यजीत रे, काजी नजरुल इस्लाम जैसे महान पर्सनैलिटीज भी टैगोर से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। रिबेल पोएट के रूप में जाने वाले काजी नजरुल इस्लाम टैगोर की लिटरेरी स्टाइल और थीमेटिक डेप्थ से बहुत प्रभावित थे और उन्हें वर्ल्ड पोएट कहते थे, विश्व कवि। उनके कुछ सबसे पॉपुलर और हाईली रेकमेंडेड लिटरेरी वर्क्स में नौका डूबी, शिशेर कविता, चतुरंगा, गोरा, 4 अध्याय, जोगा जोग और घरे बारे शामिल हैं। घरे बारे को बाद में एक फिल्म के रूप में भी बनाया गया, जिसे महान निर्देशक सत्यजीत रे ने बनाया। इसके अलावा 1961 में सत्यजीत रे ने टैगोर की 3 शॉर्ट स्टोरीज, लघु कथाएं, पोस्टमास्टर, मौनीहारा और संपत्ति पर आधारित फिल्म 3 कन्या, जिसको इंग्लिश में 3 डॉटर्स कहा गया, वो भी बनाई। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर की शॉर्ट स्टोरी नौश्तोनेर पर आधारित सत्यजीत रे की चारुलता, जो एक क्लासिक है और मैं कहूँगा आप सबको देखना चाहिए, और ख़ास तौर पे सिनेमा के एंथुसियास्ट, अगर आप फिल्म बनाना चाहते हैं, चारुलता आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो सत्यजीत रे की चारुलता, जिसको बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का दूसरा सिल्वर बेयर अवार्ड दिलाया, वही 1984 में बनाई गई घरे बारे को कैन फिल्म फेस्टिवल में पैम नॉमिनेशन मिला। और दोस्तों, इतना ही नहीं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर संगीत में बड़े माहिर थे। उन्होंने अपनी ही पोइट्री को, अपनी रचनाओं को स्वरबद्ध किया, उनकी मेलोडीज बनाई और आज पॉपुलर कल्चर में उनके गानों को रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। आपको शायद बंगाल में ऐसा कोई बंगाली नहीं मिलेगा जिसका जीवन रविंद्र संगीत से प्रभावित ना हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ऐसी फिल्में भी नहीं मिलेंगी जिनके बैकग्राउंड स्कोर्स में या गानों में रविंद्र संगीत का इस्तेमाल किया गया हो। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 60 साल की उम्र में पेंटिंग करना शुरू किया और उनकी पेंटिंग्स आज भी कई नेशनल और इंटरनेशनल म्यूजियम्स में डिस्प्ले की गई हैं। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन में अपनी बीवी बच्चों के साथ कई करीबी लोगों को खोने के दुखों का सामना किया। इसके बावजूद टैगोर ने
अपना रचनात्मकता और मानसिक संतुलन कभी खोया नहीं, हमेशा बनाए रखा। गुरुदेव का मानना था कि जीवन के दुखों और कठिनाइयों का सामना करने के लिए एक व्यक्ति को मानसिक दृढ़ता और आंतरिक शांति की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यही कारण था कि गुरुदेव के साहित्य में जीवन की जो अनिश्चितताएं हैं और जो दर्द है, उस मानसिक व्यक्तिगत दर्द को व्यक्त किया गया और इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद और आध्यात्मिक मुक्ति का एक और मार्ग भी दिखाया। इसीलिए मैं गुरुदेव की रचनाओं को स्पिरिचुअल रचनाएं बोलता हूं। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना करके भारतीय एजुकेशन सिस्टम में एक क्रांति ला दी। ये एक ऐसा विद्यालय बना, ऐसा गुरुकुल बना, ऐसा स्कूल बना, ऐसी यूनिवर्सिटी बनी जिसमें बच्चों को प्रकृति से जोड़कर क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम का अभ्यास कराया गया। गुरुदेव मानते थे कि एजुकेशन केवल ट्रांसफर ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों को सोचने, समझने और जीवन में संतुलन बनाए रखने की क्षमता भी दी जानी चाहिए। अगर आप शांति निकेतन नहीं गए हों तो मैं कहूँगा आज ही अपने बच्चों के साथ टिकट कटाइए और वहाँ हो के आइए। ये अपने आप में एक जीता जागता ह्यूमैनिटी का मॉन्यूमेंट है। दोस्तों, शांति निकेतन में बच्चों को शिक्षा देने के तरीके में एक गहरी सांस्कृतिक धारा थी, जिसमें म्यूजिक, आर्ट्स और फिजिकल ट्रेनिंग को इंक्लूड किया गया। गुरुदेव ने शिक्षा के माध्यम से एक नई चेतना का निर्माण किया जो भारतीय समाज के प्रति जागरूकता और बदलाव को प्रेरित करने वाली थी। शांति निकेतन को बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में इवॉल्व किया गया, जो आज भी उनकी विचारधारा को फैलाने का काम करता है। आप जब वहाँ जाएंगे तो आप वहाँ देखिएगा भारत के कितने नेशनलिस्ट, कितने बड़े साहित्यकार, कितने बड़े नेता और कितने फिल्मकार, राइटर्स, आर्टिस्ट शांति निकेतन से निकले हैं और जितने शायद वहाँ से निकले हैं शायद ही कहीं और से निकले हों। इसीलिए मैं इसको विद्या का मंदिर मानता हूँ। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर का साहित्य केवल क्रिएटिविटी तक सीमित नहीं था, वे एक सोशल और पॉलिटिकल थिंकर भी थे। टैगोर ने कई राजनीतिक भावनाओं से भरे गीतों की रचना की, जैसे चित्तो जेठा भाष्य और एकला चलो रे, जिसमें से एकला चलो रे महात्मा गांधी का प्रिय गीत बन गया। और अगर आपने देखा हो, मैं हमेशा लिखता हूँ, मेरे जीवन का एक ही मंत्र है, एकला चलो रे। एकला चलो रे से बड़ी फिलॉसफी मुझे नहीं लगता विश्व के किसी कवि या किसी थिंकर ने कभी लिखी हो। टैगोर का मानना था कि एक राष्ट्र का डेवलपमेंट तभी संभव है जब उसके लोग सच्चे और जागरूक नागरिक बने। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मिलने वाले नाइटहुड अवार्ड को रिजेक्ट कर दिया और मैसेकर के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट दिखाया। आपने देखा है ऐसा कोई और साहित्यकार या नेता? टैगोर यूरोपियन कॉलोनियलिज्म को अपोज करते थे और इंडियन नेशनलिज्म का समर्थन करते थे, लेकिन वे एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट को भी खूब क्रिटिसाइज करते थे, जिनमें स्वदेशी मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी शामिल थे। हालांकि उन्होंने इन मूवमेंट्स के मूल उद्देश्य को खुलकर सपोर्ट किया, जो कि इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे इन आंदोलनों से खुद को अलग कर लिया। उनका मानना था कि इन मूवमेंट्स में अग्रेशन और कभी कभी वायलेंट टैक्टिक्स हावी हो रही थी, जो उनके हिसाब से सही दिशा नहीं थी। दोस्तों, गुरुदेव टैगोर कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी के कॉन्सेप्ट का समर्थन करते थे, जिसमें वे केवल बॉयकॉट और विरोध तक सीमित न रहकर रूरल डेवलपमेंट और गांवों को मजबूत बनाने पर जोर देते थे। टैगोर गांधी जी की लीडरशिप एबिलिटी से बेहद प्रभावित थे और उन्होंने कई बार इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकारा। यही नहीं, गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित करने की परंपरा को स्थापित करने में भी टैगोर का योगदान सबसे बड़ा था। परंतु इसके बावजूद जब भी टैगोर को लगता था कि गांधी का तर्क कहीं अधूरा है या हिपोक्रिटिकल है, तो वे खुलकर अपनी असहमति जताते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे। आपने देखा है किसी को आजकल ऐसा करते हुए? दोस्तों, गांधी और टैगोर के बीच में कई बार गंभीर बहसें हुई। उदाहरण के लिए 1921 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने चरम पर था, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के आंदोलन को क्रिटिसाइज किया और उनको एक खत लिखा
और अपने लेटर में वो लिखते हैं, नॉन कोऑपरेशन का आइडिया पॉलिटिकल एसेटिसिज्म है। हमारे छात्र किस चीज़ के लिए बलिदान चढ़ा रहे हैं? पूर्ण शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि अशिक्षा के लिए। इसके पीछे एनाहिलेशन का एक फियर्स जॉय है, जो अपने सबसे अच्छे रूप में तप है, और अपने सबसे बुरे रूप में भयावहता का वो तांडव है जिसमें मानव प्रकृति सामान्य जीवन की मूल वास्तविकता में विश्वास खोकर एक अर्थहीन विलास में एक उदासीन आनंद पाती है, जैसा कि हाल के युद्ध और अन्य अवसरों पर हमने देखा। नहीं, अपने पैसिव मॉरल फॉर्म में तप है और अपने एक्टिव मॉरल फॉर्म में हिंसा। रेगिस्तान भी हिंसा का उतना ही बड़ा रूप है जितना समुद्र तूफानों में, क्योंकि वो दोनों ही जीवन के खिलाफ हैं। दोस्तों, शायद आप जानते ना हो, 1934 में बिहार में एक विनाशकारी भूकंप आया। तो गांधी जी ने इस भूकंप को अछूतों के प्रति हमारे पापों के लिए ईश्वर द्वारा भेजी गई दैवी सजा बताया। तब गुरुदेव टैगोर ने इसका जम के विरोध किया। उन्होंने कहा, यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि हमारे देश के एक बड़े वर्ग द्वारा इस तरह के अवैज्ञानिक विचारों को बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। दोस्तों, जब गांधी जी ने भारत के हर नागरिक से आग्रह किया कि वो प्रतिदिन 30 मिनट चरखा चलाए, तो टैगोर ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। गुरुदेव ने गांधी जी के ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक्स विचारों में कोई भी दम नहीं देखा और उन्होंने कहा, चरखे को चलाने के लिए किसी को सोचने की आवश्यकता नहीं होती। चरखा चलाने से व्यक्ति केवल हल्के विवेक, मतलब शैलो इंटेलिजेंस और सहन शक्ति का प्रयोग करते हुए इस प्राचीन इन्वेंशन के चरखे को अंतहीन रूप से सिर्फ घुमाता ही रहेगा और उसका कोई विकास नहीं होगा। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन एक प्रेरणा है। उनका योगदान न केवल साहित्य में बल्कि संगीत, कला और शिक्षा में अतुलनीय है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमेशा भारतीय समाज में असमानता, जातिवाद और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। वो एक ऐसे समाज के पक्षधर थे जिसमें सभी व्यक्तियों का समान अधिकार प्राप्त हो। उनका मानना था कि समाज का असली विकास तभी संभव है जब हर व्यक्ति को उसकी पूरी संभावनाओं तक पहुंचने का पूर्ण अवसर मिले। दोस्तों, अगर आपके बच्चे टैगोर को नहीं पढ़ते हैं, टैगोर के जीवन को नहीं समझते हैं, तो उनका जीवन कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप आज ही गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कोई भी एक कविता उठा के पढ़िए और उसके बाद आप रुक नहीं पाएंगे। दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे बंगाल से जुड़ी एक कहानी लेकर, राजनीति पे, वहाँ के महान लोगों को लेके, ऐसे सत्य जिनको छुपा दिया गया, वो आपके सामने लेकर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मैं फिर से ब्रूटली ऑनेस्ट का एपिसोड लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट एंड वंदे मातरम।